अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो इससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि संविधान क्या है। तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर देश को चलाया जाता है, ठीक है। तो अब संविधान हमें क्यों चाहिए, ये एक अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे हैं। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना थोड़ा सा आसान नहीं है। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोग और मजदूरों के साथ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक लोगों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि अब देखो, जो देश नया नया बना है और जो गोरे लोग जिन्होंने पहले काले लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया है, तो अब जब वो आज़ाद हो गया है और उन्हें मिलकर के साथ में रहना है, तो जो गोरे लोग हैं उनके मन में अपने अलग डर हैं और जो काले लोग हैं उनके मन में अपने अलग डर हैं, ठीक है। और दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो अपने अपने हितों की रक्षा चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए संविधान जो है वो एक उनको आश्वासित करेगा, उन्हें भरोसा देगा कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि फैसला जो है वो जो भी होगा वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होगा और संविधान के दायरे में होगा, ठीक है। यानी कि ना तो गोरे लोग काले लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे, ना ही काले लोग जो है वो गोरे लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे, ठीक है। यानी कि ना तो गोरे लोग काले लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे, ना ही काले लोग जो है वो गोरे पर वापस मतलब किसी भी तरह से ना गोरे ना काले एक दूसरे पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा, ठीक है, और मिलकर रहेंगे। ऐसे स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे कि सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे, ठीक है। अब देखो, इसमें लिखने या पढ़ने की मतलब लिखने की बात क्यों की गई है, क्योंकि देखो बच्चों, कोई भी चीज़ जो मुंह से बोली जाती है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आने वाले समय में इंसान भूल भी सकता है और उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी मूल्य आप बना रहे हो या जो भी आप डिसाइड कर रहे हो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो याद रहे और हमारे पास एक एविडेंस के प्रूफ में रहे, मतलब एक साक्ष्य एविडेंस, ठीक है। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप से आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप से मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो सरकार किस प्रकार की बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, कैसी सरकार काम करेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखित रूप में होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें, ठीक है। यानी कि अगर संविधान में जो नियम कानून लिखे गए हैं या नागरिकों के जो अधिकार लिखे गए हैं उनकी तभी अहमियत है, तभी वैल्यू है जब सरकार उन्हें आसानी से ना बदल पाए और उसे मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उपयोग ना करे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं करेगी, ठीक है। इन जो संविधान में मूल्य लिखे गए हैं वो सबसे ऊपर होगा और कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं, ठीक है। यानी अभी शुरू में ही मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, एक ही लिखित दस्तावेज है जिसमें देश के नियम और कानून जो है वो लिखे हुए हैं, देश के जो नियम है वो लिखे गए हैं, यानी कानूनी दस्तावेज है एक। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूह
कि लोग रहते हैं, संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होता है, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि सभी देशों को संविधान की ज़रूरत है, ताकि वो देश जो है वो संविधान के अनुसार क्या है, चल सके, कार्य कर सके, ठीक है। आगे, संविधान लिखित नियमों की एक किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है, ठीक है। यानी कि अब मेन काम क्या है संविधान का, वो हम देखने वाले हैं। तो ये चारों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपके मतलब आपको लिखना है। अब इसका क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है पेपर में। किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है, पहला क्वेश्चन। पूछा जा सकता है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। संविधान का क्या महत्व है, हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान का कार्य बताओ। तो इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो हमें आंसर जो है वो हर बार यही लिखना है, सेम ही लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, संविधान यह 7 फर्स्ट पॉइंट क्या है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, ठीक है। यानी एक देश में जो अलग अलग तरह के जो लोग रहते हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, उनके बीच में आपसी भरोसा उत्पन्न करता है और सहयोग उत्पन्न करता है, ताकि वो लोग मिल करके बिना डरे, बिना किसी डर की भावना के एक देश में रह सकें। सेकंड पॉइंट, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। यानी कि सरकार किस प्रकार बनेगी और सरकार जो फैसले हैं मुख्य वो कौन लेगा, ये कौन तय करता है, संविधान तय करता है। तीसरा है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, ठीक है। यानी कि सरकार क्या काम कर सकती है ये तय करता है, और जो नागरिकों के अधिकार हैं वो भी संविधान में ही लिखे हुए होते हैं। चौथा है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि एक अच्छा समाज बने हमारा, जिसमें कि सभी लोग मिलकर के रहें, किसी प्रकार की कोई विरोध की भावना ना हो, किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करे एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे पर। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संविधान जो है वो सभी लोगों को बराबर मानिए। संविधान का मूल एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बोली गई जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि जितने भी लोकतांत्रिक देश होंगे उनका अपना एक संविधान होगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के पास संविधान है वह एक लोकतांत्रिक देश हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। यानी कि भारतीय संविधान, अभी तक हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ा है सब कुछ। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब हमारा संविधान बना तो उस समय किस तरह की परिस्थिति थी ये हम जानेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में धीरे धीरे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय संविधान जब बना तो उस समय की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो पहला मतलब थोड़ा इंट्रो पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच में बना है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकल करके नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़े हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके
थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को भी आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं, स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माता को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माता को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय भारत की जो स्थिति थी वो किस प्रकार थी। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो संविधान सभा बना था वो 1946 में बना था। ठीक है, तो 1946 जैसा कि हमें पता है कि उस समय जो भारत था वो उपनिवेश था, यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, इसके अलावा जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ 1949 में, तब तक हमारा भारत का जो है विभाजन हो चुका था, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बन। अब जब भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं के समक्ष कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां थी ये हम देखते हैं आगे। ठीक है, यानी कि क्या क्या पॉजिटिव इन्वायरमेंट था, पॉजिटिव फेवर्स था, मतलब हमारे लिए सकारात्मक चीज़ें थी। तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। यानी ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो ये चीज़ क्लियर था कि जो हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात यानी आज़ादी मिलने के बाद। तो लोकतंत्र एक ऐसा बुनियादी मूल था जिस पर सभी लोग सहमत थे। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर के आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा 1929 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय सॉरी ये वाला पॉइंट तो एक अंडरलाइन करना पड़ेगा। 1929 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ठीक है, इससे पहला 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन मीटिंग होती थी। ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी जो 1885 में बन गई थी। ठीक है, तो जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता था, तो उसका हर साल एक अधिवेशन होता था, यानी कि एक मीटिंग होती थी जिसमें कि जितने भी कांग्रेस के नेता थे, मेंबर्स थे, वो सब आपस में मिलते थे और आगे उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब वो डिसाइड करते थे। अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ पर जो सामान्य सहमति बन रही थी वो था सार्वभौमिक व्यस्क अधिकार, यानी कि सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। स्वतंत्रता, सभी को अपनी बात को कहने की आज़ादी। समानता, यानी सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, और जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा की बात। ये सारे कुछ मूल्य तत्व थे जिस पर सभी लोग सहमत थे। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जाने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाला भारत
में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इनमें सभी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनाई थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाएं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। ठीक है, यानी कि जो भारतीय लोग थे वो क्योंकि अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस अनुभव था कि किस प्रकार से सरकार चलाई जाती है, किस प्रकार से जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में उस समय 1935 का भारत सरकार कानून चल रहा था, जिसमें जो नियम थे उसको एज इट इज़ मतलब आज़ादी के बाद अपनाया गया। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर के वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर से विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। ठीक है, यानी कि जो भी उन्हें लगा कि जो अन्य देशों में जो व्यवस्थाएं हैं, अगर उन्हें कुछ ठीक लगा तो उन्होंने उसको अपनाया कि हम भी अपने देश में उस तरह की व्यवस्था जो है वो लागू करेंगे। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुए समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया था। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। ठीक है, यानी कि जो भी मूल्य हमने बाहर के देशों से अपनाया, उनको अपनाने से पहले हमेशा ये चीज़ देखी जाती थी कि क्या वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, और जो आदर्श जो मूल्य हमारे देश के लिए उपयोगी था उनको संविधान में रखा गया। ठीक है, तो अगर अब हम समअप करें तो संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल परिस्थितियां क्या थी। तो पहला, औपनिवेशिक शासनकाल से के संस्थाओं का अनुभव, यानी कि औपनिवेशिक जो संस्थाएं थी वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये सब उन्होंने सीख लिया था, जिससे संस्थाओं का काम उन्हें समझ आ चुका था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान लिखा था उसका भी अनुभव था कि किन किन मूल्यों पर सहमति थी उस समय। तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर सहमति, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे जो मूल्य थे उन पर सभी लोगों का सहमति था उस समय। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को भारतीय संविधान में लागू किया गया। ठीक है, पांचवा, विदेश के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से सीख लेकर के जो भी मूल्य भारतीय नेताओं को समझ आया, मतलब कि अच्छा लगा भारत के लिए, उन्हें लगा कि ये चीज़ भारत में होना चाहिए, अब भारत के लिए अच्छा है, तो उन मूल्यों को संविधान में भी शामिल किया गया। अब अगला पॉइंट है हमारा संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी मिलेंगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, यानी वो लोग जिन्हें चुना गया है और उनका मेन काम क्या है, संविधान लिखना। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला गया, उन लोगों का जो ग्रुप है उसको क्या बोला गया, संविधान सभा बोला गया। ठीक है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो जुलाई 1946 में हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जिसकी पहली बैठक हुई वो दिसंबर 1946 में हुई, यानी कि चुनाव के बाद जब सभी लोग मिले वो पहली बार मिले दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्से भारत और पाकिस्तान में बंट गया और संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गया। ठीक है, तो यानी शुरुआती समय में जब कि संविधान सभा बना था 1946 में, तो उस समय जो सदस्य थे वो टोटल थे 389। ठीक है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया उसके बाद जो संविधान सभा के सदस्य बच गए वो हो गए 299। ठीक है, संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाले सदस्यों में
299 सदस्य थे, जिसने इनने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया, यानी कि संविधान बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि संविधान सभा जब 26 नवंबर 1949 को लागू मतलब बन करके तैयार हो गया, तो उसे उसी समय लागू नहीं किया गया, उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी रिपब्लिक डे के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान हम आज भी मानते हैं। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज़ का टुकड़ा है या किसी भी अन्य किताब की तरह एक दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है, पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछले आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छी बात ही बोली गई है कि जो हमारा संविधान है वो बहुत यूनिक संविधान है, दुनिया का सब बड़ा संविधान है, ठीक है, और लिखित संविधान है, ठीक है। और इसके जो प्रावधान हैं वो सभी लोग मानते हैं। और उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो उन्होंने वो जो मूल्य शामिल किया उस पर सभी लोगों की यानी एक आम सहमति थी, ठीक है। इसलिए आज तक उन मूल्यों को माना जा रहा है। संविधान को बनाने का दूसरा कारण ये है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। उसी समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इनमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संविधान के जो सदस्य थे संविधान सभा के, उसमें हर एक समूह के लोग शामिल थे, जिसलिए उन्होंने हर एक समूह का प्रतिनिधित्व करा, यानी सभी के विचार जो है उसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अतः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान का एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे और उन पर सबकी सहमति बनाई गई थी, ठीक है। यानी कि जो भी मूल्य संविधान में शामिल करना था उन पर पहले आम सहमति बना करके फिर उन्हें संविधान में लिखा गया। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात तो यहाँ एक बात हमें याद रखना है कि प्रारूप कमेटी के जो प्रमुख थे वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, जब सभी चीज़ों पर सहमति हो गई थी तो उन्होंने एक प्रारूप संविधान बनाया था, यानी एक ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है। और उसके बाद उस पर जो भी सुझाव आए थे कि जो जो बदलाव चाहिए हमें, वो सब बदलाव बाद में धीरे धीरे जो उचित बदलाव थे वो किए गए थे।
इसके अलावा संविधान बनाने में लगभग जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसमें लगभग 3 वर्ष मान लीजिए, ठीक है। कुल 114 दिन का गंभीर चर्चा शामिल है, यानी 114 दिन जो है वो एक डिस्कशन हुआ था सभी मुद्दों पर, और सभा में पेशा हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहाँ कहीं कही गई बात का रिकॉर्ड किया गया था और संभाला गया, ठीक है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि जो जो भी मुद्दे थे, जो भी चीज़ें हमें संविधान से रिलेटेड डिस्कस करना था, सब पर एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। उन डिस्कशंस को रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, और उसके बाद जो उचित मूल्य थे उनको संविधान में शामिल किया गया।